एक बेहतरीन टीचर बनने के लिए क्या सिर्फ सब्जेक्ट का नॉलेज होना ही काफी है? शायद नहीं। तो फिर मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी इसमें क्या रोल प्ले करती है? चलिए आज इसी पर बात करते हैं और शैक्षिक मनोविज्ञान के कुछ सबसे जरूरी सिद्धांतों को समझकर एक टीचर का साइकोलॉजिकल टूलकिट तैयार करते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हम सब ने सुना है कि टीचिंग में साइकोलॉजी बहुत जरूरी है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? ये जो विज्ञान है, ये एक टीचर को क्लासरूम में बेहतर फैसले लेने में, स्टूडेंट से कनेक्ट करने में और असरदार तरीके से सिखाने में असल में कैसे मदद करता है? तो देखिए, इसका जो मूल आइडिया है वो ये है कि पढ़ाना और सीखना सिर्फ एक आर्ट नहीं है, ये एक साइंस भी है। और अगर ये एक साइंस है तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम इसे सिस्टमैटिकली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और हाँ, इसमें सुधार भी कर सकते हैं। तो इस टूलकिट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसकी नींव को समझना होगा, है ना? तो चलिए साइकोलॉजी के उन शुरुआती स्कूल्स ऑफ थॉट पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस पूरी फील्ड की रूपरेखा तैयार की। तो शुरू में इंसान के दिमाग को समझने के लिए तीन बड़े और एकदम अलग अलग नजरिए सामने आए: बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी और साइकोएनालिसिस। हर एक ने सीखने और हमारे व्यवहार को एक बिल्कुल ही यूनिक एंगल से देखा। अब जरा बिहेवियरिज्म के सबसे बड़े सपोर्टर्स में से एक जेबी वॉटसन के इस दावे के बारे में सोचिए। ये कितना बोल्ड स्टेटमेंट है। उनका मानना था कि उन्हें कोई भी बच्चा दे दो और सही माहौल और ट्रेनिंग से वो उसे कुछ भी बना सकते हैं, चाहे डॉक्टर हो, वकील हो या फिर कोई अपराधी। ये एक तरह से नेचर के ऊपर नर्चर की मतलब परवरिश की एक तरफा जीत का आइडिया था। लेकिन दूसरी तरफ थे सिगमंड फ्रॉइड, जिनका आइडिया इससे बिल्कुल उल्टा था। उनका मानना था कि हमारा व्यवहार बाहरी माहौल से तय नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर की गहराइयों से, हमारे अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड से तय होता है। उन्होंने दिमाग की तुलना एक आइसबर्ग से की, जिसका ज्यादातर हिस्सा पानी की सतह के नीचे हमारी नजरों से छिपा होता है। फ्राइड के मुताबिक हमारे अंदर ना एक लगातार खींचतान चलती रहती है। एक तरफ है इड, जो हमारी बेसिक इच्छाओं और जरूरतों को तुरंत पूरा करना चाहता है, मतलब मुझे ये अभी चाहिए। दूसरी तरफ है सुपर ईगो, जो हमारा मॉरल कंपास है, जो हमें सही और गलत के नियम याद दिलाता है। और इन दोनों के बीच बेचारा ईगो फंसा है, जो रियलिटी को देखते हुए दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो मन के इन बड़े सिद्धांतों को दिमाग में रखते हुए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि एक बच्चा जन्म से लेकर टीनेज तक असल में डेवलप कैसे होता है। एक टीचर के लिए इस पूरी जर्नी को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साइकोलॉजी हमें बताती है कि डेवलपमेंट अलग अलग स्टेज में होता है, जैसे शैशवावस्था यानी इन्फेंसी, फिर बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड और फिर किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस। देखिए, हर स्टेज के अपने चैलेंज होते हैं और सीखने की जरूरतें भी अलग अलग होती हैं। और एक अच्छा टीचर वही है जो ये समझता है कि किस उम्र में स्टूडेंट से क्या उम्मीद रखी जाए। और डेवलपमेंट के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये ना कुछ प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स फॉलो करता है, जैसे कि सेफेलोकोडल प्रिंसिपल। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब सिंपल है। डेवलपमेंट सिर से पैर की तरफ होता है। कभी सोचा है, एक बच्चा पहले अपना सिर संभालना सीखता है, फिर बैठना और उसके बाद ही चलना शुरू करता है। ये वही प्रिंसिपल है। अच्छा, तो अब हम ये समझ गए हैं कि एक लर्नर कैसे डेवलप होता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर ये लर्निंग होती कैसे है? वो कौन सी थ्योरीज हैं जो बताती हैं कि कोई भी जानकारी हमारे दिमाग में जाती कैसे है और वहां टिकती कैसे है? लर्निंग की दो सबसे फेमस थियरीज कंडीशनिंग पर बेस्ड हैं। पहली है पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग। ये इनवॉलंटरी रिएक्शन से जुड़ी है, मतलब ऐसी चीजें जो हम कंट्रोल नहीं करते, जैसे घंटी की आवाज सुनकर कुत्ते के मुंह में पानी आना। दूसरी है स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये हमारे वॉलंटरी बिहेवियर के बारे में है, मतलब जो काम हम सोच समझकर करते हैं। यहाँ लर्निंग नतीजों पर डिपेंड करती है। अच्छा काम करने पर इनाम मिलता है और गलत काम करने पर सजा। इसी आइडिया को आगे बढ़ाते हुए E.L. थॉर्नडाइक ने हमें लर्निंग के तीन बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त नियम दिए। पहला, लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी स्टूडेंट सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। दूसरा, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, सीधी सी बात है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और तीसरा, लॉ ऑफ इफेक्ट, मतलब अगर किसी काम का नतीजा अच्छा मिलता है तो हम उस काम को दोहराना चाहेंगे और सीखना ज्यादा पक्का होगा। पर क्या लर्निंग हमेशा धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही होती है? नहीं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने दिखाया कि कभी कभी लर्निंग एक झटके में होती है, एक आहा मोमेंट में।
याद है वो कोहलर के चिंपैंजी सुल्तान वाली कहानी? उसने भी तो प्रॉब्लम को अचानक अपनी सूझबूझ से सॉल्व कर लिया था, ना कि सिर्फ ट्रायल एंड एरर से। तो चलिए इन सभी क्लासिक थ्योरीज को अपने टूल किट में रखते हैं और अब सीधा चलते हैं 21वीं सदी के क्लासरूम में। देखते हैं कि ये सारा ज्ञान आज के स्टूडेंट्स और आज की एजुकेशन पॉलिसीज पर कैसे लागू होता है। तो आज के टीचर्स के लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच अब काम नहीं करता। हम सब जानते हैं हर स्टूडेंट अलग होता है, उसकी काबिलियत अलग होती है, उसकी दिलचस्पी अलग होती है, और इसीलिए एक टीचर को ये अंतर समझने पड़ते हैं ताकि वो सही गाइडेंस दे सके, ज़रूरत के हिसाब से स्टूडेंट्स के ग्रुप बना सकें और सही टीचिंग मेथड चुन सकें। और जानते हैं स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के इन्हीं अलग अलग स्टेज को ध्यान में रखते हुए भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जो पुराना 10+2 वाला सिस्टम था उससे अब हटा दिया गया है और उसकी जगह आया है ये नया 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, इसे बच्चों की उम्र और उनकी सीखने की ज़रूरतों के हिसाब से ही डिज़ाइन किया गया है। और ये पॉलिसी सिर्फ एक स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसमें 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप करने और 2030 तक स्कूल एजुकेशन में 100% एनरोलमेंट हासिल करने जैसे बड़े-बड़े लक्ष्य हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। पॉलिसी में कहा गया है कि कम से कम क्लास 5 तक पढ़ाई मातृभाषा या रीजनल भाषा में हो। ये फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि ये उसी साइकोलॉजिकल सिद्धांत पर आधारित है कि बच्चे अपनी भाषा में सबसे अच्छी तरह और सबसे तेजी से सीखते हैं। तो आज हमने साइकोलॉजी के कई जरूरी सिद्धांत और नियम देखे जो एक टीचर के टूल किट का हिस्सा हैं। लेकिन इन सभी साइंटिफिक टूल्स से हटकर एक सवाल ये भी है कि वो कौन सा एक इंसानी गुण है, वो कौन सी एक क्वालिटी है जो किसी भी टीचर को वाकई में महान बनाती है। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।